तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। इनके डैड ह्योनवू से कहते हैं जो भी मुझे धोखा देता है या मेरे फैमिली के खिलाफ जाता है तो मैं उसका बहुत बुरा हशर करता हूँ। इस सुनकर ह्योनवू काफी ज्यादा डर जाता है कि वो तो इनकी बेटी यानी हेइन को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो तो अपना अंजाम इमेजिन करने लग जाता है और काफी घबराहट के साथ यहाँ से चला जाता है। पर अगले दिन वो सीधे चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि मेरी भूख तो जैसे गायब ही हो गई है। अपने आसपास लोगों को देखकर मुझे सफोकेशन सा फील होता है। ये सब बोलते हुए भी ये काफी ज्यादा नर्वस सा लग रहा था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके बताते हैं तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। तुमने सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट में अपने बारे में जो लिखा है तुम्हारी अभी सबसे बड़ी इच्छा है डिवोर्स लेना, बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो ह्योनवू उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं अपने इन लॉज के घर पे ही रहता हूँ, जिस फैमिली में एक ग्रैंडपा है, उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे सास ससुर, एक साला और उसकी वाइफ, और अभी अभी जेल से रिहा हुई एक आंटी भी है। आज के जमाने में भी सब एक साथ रहते हैं। काफी ब्लेस्ड हो तुम। ह्योनवू कहता है हाँ, इतना ब्लेस्ड हो कि हम पूरी फैमिली रात को साथ में खाना खाते हैं। दिन रात को 9 बजे पूरी फैमिली इकट्ठा होती है पूरे दिन के बारे में डिस्कस करने के लिए। इतना ही नहीं, हर हॉलीडेज, वीकेंड्स, बर्थडे, क्रिसमस, डेथ एनिवर्सरी पूरी फैमिली साथ ही मनाती है। साल में 15 मेमोरियल सर्विस अटेंड करने होते हैं, जहाँ मैं और इस फैमिली के सारे दामाद सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं। पता नहीं इनकी फैमिली में ये कैसा रिवाज है। कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल टाइम ही नहीं बचा है। डॉक्टर उसके जॉब के बारे में पूछते हैं। ह्योनवू बताता है कि अच्छी जॉब तो है, जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ का बॉस है मेरे फादर इन लॉ और उनके बॉस है मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ। मेरे दिल से लेकर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं जब भी उनमें से किसी का भी कॉल या बुलावा आता है। सोचते हुए परेशान हो जाता हूँ कि ये लोग अब मुझसे क्या करवाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस स्ट्रेसफुल माहौल से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेते। ह्योनवू कहता है कि उसके लिए एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स का। डॉक्टर कहते हैं कि तुम ये भी तो कर सकते हो कि अपनी वाइफ को लेकर इन लॉज के घर से कहीं दूर रहने लगो। इस पर ह्योनवू बताता है कि मैं जितना अपने इन लॉज को नापसंद करता हूँ उससे ज्यादा मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। इस पर ह्योनवू बताता है कि उसे मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं है। उसकी फैमिली मुझे किस तरह से ट्रीट करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है और बस अपने बारे में ही सोचती है। मैं बस उसकी वजह से ही उसकी फैमिली में घर जमाए बनकर रहने के लिए माना और आज तक बस उसके लिए ही सब कुछ झेलता आया हूँ, पर उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। शादी से पहले उसने कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो एक छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं 3 साल पहले जब हेइन हेलीकॉप्टर से ह्योनवू के होम टाउन आई थी, तब उसने ह्योनवू से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट इसे याद करके ह्योनवू कहता है मैं ही इडियट था जो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। डॉक्टर पूछते क्या तुम उससे हर्ट हो या इन सब की वजह से अपसेट हो। ह्योनवू ने कहता है कि अभी तो मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, बस नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं शांति से अपना लाइफ जी सकता हूँ। इस पर डॉक्टर पूछते हैं कि तो अभी तक तुमने डिवोर्स क्यों नहीं दिया। इस पर ह्योनवू बताता है कि क्योंकि मैं इससे मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत खतरनाक आदमी है। जो भी उनके या उनके फैमिली के खिलाफ जाता है वो उसका बहुत बुरा हशर करते हैं। ह्योनवू की कंडीशन जानकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें भी ह्योनवू पर दया आता है। तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और उसे गले लगाकर हौसला देते हैं। वैसे इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर इट्स ओके टू नॉट बी ओके की याद आ गई। इसमें इन दोनों ने मून ब्रदर्स का रोल प्ले किया था और वैसे हेइन का भाई सूचियोल भी उस ड्रामा में था। तो ह्योनवू डॉक्टर को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं ग्रेस से, जो कि होंग फैमिली की बटलर थी, जो बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैच मेकिंग और डेटिंग वगैरह फिक्स कराती थी। तो एक क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर में आई हुई थी, जहाँ हेइन को देखकर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर हेइन उसे कोई भाव नहीं देती, उल्टा इसे वार्निंग दे देती है कि अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहना, ये कहकर चली जाती है। इससे ग्रेस को तो काफी गुस्सा आता है क्योंकि सबके सामने उसका मजाक जो बन गया, इसीलिए वो गुस्से में सीधे चली आती है ह्योनवू के केबिन में, जहाँ उसे बताती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के साथ अच्छी पहचान है, उन्हीं में से एक दायोंग ग्रुप है। आपने मिस्टर दायोंग के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना ही होगा। ह्योनवू हाँ कहता है। तो ये बताती है कि उस एक्सीडेंट में मिस्टर दायोंग के बड़े बेटे की मौत हो गई है, लेकिन उसकी वाइफ को उसके प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपने विल में लिख रखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ उसके बच्चे और उसके नीस नेफ्यू को मिलेगी, जिस वजह से अब उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर ह्योनवू उसे बताता है कि ऐसा नहीं होता, वाइफ लॉसूट फाइल कर सकती है क्योंकि वो लीगली उसकी प्रॉपर्टीज की आधी मालकिन है। आप चाहे तो मैं एक अच्छे लॉयर का पता दे सकता हूँ, आप उनको बता देना उस लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए। इस पे ग्रेस कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, आपसे अच्छा लॉयर और कौन होगा, और वैसे भी तो आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है। ह्योनवू पूछता है कि क्या मतलब। तो ग्रेस उसे बताती कि क्या आपको नहीं पता कि हेइन ने आपसे शादी करने से पहले अपनी विल लिख रखी थी कि अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो गया तो उसके नाम के सारे प्रॉपर्टीज, शेयर्स, स्टॉक्स सब उसके फैमिली को मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कितनी हार्टलेस है ना। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया था कि आपकी शादी सच में मैरिज ऑफ द सेंचुरी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस मीडिया के लिए दिखावा था। उसे कोई लविंग हस्बैंड नहीं चाहिए था, बल्कि उसके इशारों पे काम करने वाला एक नौकर चाहिए था, जो सब सुन ह्योनवू से चुप होने के लिए कहता है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ग्रेस की बातें